हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसको हमने हृदय के बारे में आपको समझाया है, जिसमें हमने सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कैसे ब्लड सेल्स होती हैं, क्या क्या होती है, हृदय कैसे फंक्शन करता है, ये सारा हमने देख लिया। आज हमने आपको एक इसके नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है कि ब्लड ग्रुप जो होता है, जिसको हमने रक्त समूह बताया था, उसमें किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं कि मम्मी का या मदर का, फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का क्या होगा या प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछा था, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड ग्रुप जानने के लिए आपको कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से हम मेज़र करोगे, आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी, और वो क्या है कि यहाँ पर ए बी और ओ, ये चार टाइप के बेसिक ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आप उसको डिनोट कर सकते हो आई ए या आई ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो आप डिनोट करोगे इसको आई बी या आई ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप डिनोट करोगे आई बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो आप डिनोट करोगे आई ओ और आई ओ। आई यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, बस आपको ये टेबल याद रखनी है। अगर आपने ये टेबल तैयार कर ली तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स के मटेरियल देखे हैं और ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग 15, 16 या 20 ऐसी कंडीशन बताते हैं कि मदर का ये है, फादर का ये है, तो बच्चे का ये होगा। रट लो, रटना नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप खुद बता सकते हो कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लिया मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। मान लिया फादर का ब्लड ग्रुप है बी और मदर का ब्लड ग्रुप है ए। ये मेल को डिनोट कर रहा है और ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। तो बी है तो मैं बी पर वैल्यू रखूंगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे ए और बी के केस में, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू को। तो बी वाली वैल्यू में जब रखोगे तो यहाँ रखोगे आई बी आई ओ, और ए वाली वैल्यू में रखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो आई ए आई ओ। अब आप क्रॉस कर दोगे तो एक बार ये क्रॉस इससे करेगा, एक बार ये क्रॉस इससे करेगा, एक बार ये क्रॉस इससे करेगा और एक बार ये ही क्रॉस दूसरे से करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या होगा, आई ए आई बी। दूसरा क्या होगा, आई बी आई ओ। तीसरा क्या होगा, आई ए आई ओ। और चौथा क्या होगा, आई ओ आई ओ। तो आई ए आई बी क्या बता रहा है, ये ए और बी बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ए और बी होगा ब्लड ग्रुप। आई बी आई ओ क्या बता रहा है, ये बता रहा है बी ब्लड ग्रुप। आई ए आई ओ क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए ब्लड ग्रुप। और आई ओ आई क्या बता रहा है, ओ बता रहा है। तो इस कंडीशन में चार में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए बी, या तो बी, या ए, या ओ। कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है अगर मदर या फादर बी है और ये ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक इसी तरीके से एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया कि मेल का ब्लड ग्रुप है ए बी, मेल का ब्लड ग्रुप है ए बी, फीमेल का ब्लड ग्रुप है, मान लेता हूं ओ है। तो आई ए आई बी की वैल्यू क्या रखूंगा, सॉरी ए बी की वैल्यू क्या रखूंगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी। और ओ की वैल्यू क्या रखूंगा, आई ओ आई ओ। तो यहां पर मैं रखूंगा आई ओ और आई ओ। अब यहां पर मैं क्रॉस करा दूंगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस करने पर ये क्या आया, आई ए आई ओ। दूसरे में क्या आया, आई ए आई ओ। यहां पर क्या आया, आई बी आई ओ और आई बी आई ओ। मैंने आपको बताया था आई ए आई ओ क्या है, सॉरी आई ए आई ओ यहां पर है ए, आई ए आई ओ क्या है ए, ये है बी और ये है बी। तो या तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए या तो होगा बी। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से किसी भी ब्लड ग्रुप को बता सकते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ब्लड ग्रुप होने की। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ए में आई ए या आई ए आई ओ, सबसे पहले बार आप ये रखोगे। बी में भी सेम है आई ए, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप लिखोगे आई ए आई बी, और अगर ओ है तो आप लिखोगे आई ओ आई ओ। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस करेंगे और हमने आज इस बात खत्म कर ली। बस यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है कवर। अब यहाँ पर कुछ जो डाउट्स थे बच्चों के वो मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से।
मैं कुछ डाउट्स लेकर आया हूँ, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था। सबसे पहला ये था कि हार्ट बीट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो हार्ट बीट का प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि हार्ट बीट के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये ह्यूमन हार्ट है। इस तरीके से मैंने एक रफ डायग्राम आपको बना के बताया था और यहाँ पर मैंने चैम्बर बताए थे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये दायां अलिंद जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, यहीं पर है पेस मेकर, पेस मेकर जिसे हम बोलते हैं एसे नोड, साइनो ऑरिकल नोड, और यहीं से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और बता देते हैं कि हार्ट बीट प्रोड्यूस किस तरीके से होती है और कैसे वो पूरे हार्ट में पहुंचती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेस मेकर की, तो पेस मेकर में जैसे ही ऐसे नोड से जैसे ही इम्पल्स जनरेट होती है तो ये चारों तरफ फैलती है और फैलने के बाद ये आगे की तरफ यहाँ पर एक एवी नोड है, इसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये पहुंचता है एवी नोड पे। इंपल्स कहां पहुंचेगी? एवी नोड पे। और एवी नोड के बाद यहां पर इस बीच में बहुत सारे बंडल्स या बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और इन फाइबर्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, बंडल ऑफ हिस। और यहां से बंडल ऑफ हिस से लगे होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। मैंने आपको बताया था पुरकिंजे फाइबर हार्ट में पाए जाते हैं, इसको डिस्कवर किया था पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। तो बंडल ऑफ हिस से करंट कहां पहुंचेगी? पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से जो हार्ट बीट होती है वो प्रोड्यूस होती है और पूरे हार्ट में पहुंचती है। स्टार्ट कहां हुई थी? पेस मेकर या ऐसे नोड से। ऐसे नोड के बाद कहां गई थी? एवी नोड। एवी नोड के बाद कहां गई? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से कहां गई? पुरकिंजे फाइबर। मतलब स्टार्ट हुई यहां से, इसको बोलते हैं पेस मेकर या एवी ऐसे नोड। साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड से गई एवी नोड, एवी नोड से गई बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से कहां गई? चारों तरफ पुरकिंजे फाइबर। तो ये हार्ट बीट किस तरीके से पूरे हार्ट में पहुंचती है, एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन था कि क्या जो हार्ट है हमारा, जो ह्यूमन हार्ट है, वो क्या कभी रेस्ट करता है, क्या कभी आराम करता है? तो चलो देख लेते हैं। वैसे तो अगर बात करी जाए कि हार्ट क्या कभी आराम करेगा, तो आप सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट कभी आराम नहीं करता है, रेस्ट नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करेगा। अगर वो आराम करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है बिटवीन टू हार्ट बीट, दो हृदय धड़कन के या दो स्पंदन के बीच, तो आप इसको टिक मारोगे कि दो धड़कन के बीच हृदय आराम कर लेता है। ठीक है, वैसे तो वो आराम नहीं करता है। उसके बाद एज बढ़ने पर बीपी क्या होगा? अगर किसी की उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो बीपी क्या होगा? बीपी क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? मैंने बताया था बीपी 120/80 mmHg होता है, 120/80 सिस्टोलिक है, 120 और 80 है डायस्टोलिक। बीपी होता क्या है? अगर मैं एज बढ़ने पर बात करूं तो यहां पर ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन यहां पर 4 इस तरीके से आपको दे सकता है। पहला ऑप्शन क्या है कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है? घटेगा, डिक्रीज होगा। तीसरा क्या है? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और चौथा क्या है? नन ऑफ दीज। तो बढ़ेगा, घटेगा या कुछ भी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो लोग ज़्यादातर टिक मारते हैं कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सही बात है, जिसका जैसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या जैसी जिसकी डाइट है, जैसी जिसकी लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से ये सारा काम होता है। बट मैं आपको बताऊं कि जो रिसर्च हुआ है उसमें 70% जो पेशेंट हैं, 70% पेशेंट में 70% लोगों में देखा क्या गया है कि जो बीपी होता है वो हमेशा बढ़ता ही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो क्या होगा कि बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? मैं इसकी रीज़न बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो, एज बढ़ने पर होगा क्या, एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दो चीज़ें हैं। पहला तो क्या, हमारी जो टेस्ट बड हैं, स्वाद नलिका कणिकाएँ हैं जीभ में हैं, टेस्ट बड धीरे धीरे काम करना कम करने लगती हैं। हमें टेस्ट पता नहीं चलता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाने लगते हैं स्वाद के लिए। और जैसे सॉल्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो आप जानते हो नमक में क्या है? सोडियम। ठीक, और ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम पोटेशियम जो पंप है, जो हार्ट बीट प्रोडक्शन होता है, कहाँ से? एसे नोड या पेस मेकर से। वहाँ पर जैसे सोडियम आयंस ज़्यादा जाएंगे वो हार्ट और तेज बूस्ट करेगा या और बहुत तेज पंप होगा, तो बीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा,
पहला केस तो ये हो गया कि हमारी जो स्वाद नलिकाएं हैं, टेस्ट बड हैं, वो काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। दूसरा क्या है कि एज बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है बॉडी में, डिप्लीट होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, पोषण, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे कोलेस्ट्रॉल बैड और गुड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वजह से एज बढ़ने पर बीपी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट। हार्ट बीट या हृदय धड़कन में कितना टाइम लगता है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आप याद कर लीजिए 0.8 सेकेंड होती है ये। और वो 0.8 सेकेंड तब मारोगे जब यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं 0.5, 0.4 या 0.9, इस तरीके से अगर आपके पास दिए हैं, 9 ना बोलूँ मैं, यहाँ पर 6 दे सकता हूँ ऑप्शन, तो आप मारोगे 0.8। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस तरीके से इसको निकालते हैं, तो देखिए 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, एवरेज 72, और ये 72 जो है इसको आप डिवाइड करोगे 60 से, तो अप्रॉक्स आता है 1.2 के आसपास। अगर 1.2 के आसपास आता है तो जो बड़ी पास जो क्लोज वैल्यू है वो यही आती है 0.8, या तो आप इसको याद कर लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है हार्ट बीट का वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, एक टर्म है उसका नाम है मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन जिसको हम बोलते हैं हृदय रोध गलन, जिसको शॉर्ट में MI बोल दिया जाता है, MI, मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन, हृदय रोध गलन, इसको ये बोल देते हैं हार्ट अटैक। अब मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन या हार्ट अटैक होता कैसे है, रीज़न क्या है, तो देखिए इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ठीक। बट अगर बात करी जाए तो एक हार्ट में होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज हो गया या कोई बबल हो गया या कोई फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और हार्ट सडनली काम करना बंद कर देता है या इर्रेगुलर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन या MI, ठीक है। तो ये है हार्ट बीट। तो इस तरीके से इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें रह रही हैं सर, या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, मैं उसको दोबारा से रिकॉल करा दूंगा। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था, और उस ह्यूमन हार्ट के बाद मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक चीज़ें कि जैसे बीपी कितनी होती है, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लड क्या होता है। थर्ड वीडियो मैंने ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में बताया था, और उसमें RH फैक्टर में मेन था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब अगर RH फैक्टर मेल है, मेल में RH फैक्टर प्रेजेंट है और फीमेल में एब्सेंट है, तो क्या ये डिजीज़ अभी भी संभव है, क्या होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अब बुक्स में ही है ये डिजीज़, आगे ऐसा नहीं होगी। ये अगर बाई चांस मान लिया कि मेल है पॉजिटिव और फीमेल है नेगेटिव, तो डॉक्टर सबसे पहले चेक कर लेता है इस चीज़ को और उस एंटीजन के अगेंस्ट वो पहले ही उसको ख़त्म कर देता है। तो ये डिजीज़ अब नहीं है, ये सिर्फ बुक्स में ही बची हुई है। अच्छा, एक चीज़ और रह रही है, कल मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सर्वदाता जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता की अगर मैं बात करूं तो सर्वदाता कौन है? ओ है, हम नॉर्मल क्या बोल देते हैं? ओ है। और सर्वग्राही की यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो वो कौन है? वो AB है। ये किसी से भी ले सकता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सर O पॉजिटिव क्या O नेगेटिव, या AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव, इसमें कौन है सर्वग्राही और सर्वदाता? तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, अगर मैं सर्वदाता की बात करूं कि कौन है सर्वदाता, तो यूनिवर्सल डोनर होगा O नेगेटिव। ये है यूनिवर्सल डोनर, ये नहीं होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, O पॉजिटिव कभी भी यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्वदाता? क्योंकि पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है। मान लिया कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, इसके अंदर क्या है? RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH एंटीजन है, और मैंने इसको बोल दिया सर्वदाता किसी को दे दो, और मैंने इसको दे दिया B नेगेटिव को। B नेगेटिव मतलब क्या? इसके पास RH फैक्टर एब्सेंट है, इसके पास RH फैक्टर नहीं है। तो क्या इसको मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इसमें एंटीजन है और यहाँ पर एंटीजन नहीं है। अगर ये इसमें आपने ट्रांसफ़र किया तो ये ब्लड क्लॉट कर देगा,
क्लियर हो गया, एंटीबॉडी बना देगा। इसलिए अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव की, अब यहां पर ले लेता हूं मैं नेगेटिव और ये है नेगेटिव, तो कोई समस्या नहीं, आप दे सकते हो। या मैं ले लेता हूं बी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव ओ नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, RH फैक्टर नहीं है, एब्सेंट है, RH फैक्टर एब्सेंट है, और उस पर्सन जिसको मैं दे रहा हूं उसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास एंटीजन है, मगर बाहर से जो ब्लड आ रहा है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई समस्या नहीं होगी कि उसके अंदर एंटीबॉडी बने। तो याद रखिएगा, सर्वदाता की अगर बात करें, यूनिवर्सल डोनर, और आपसे पॉजिटिव नेगेटिव पूछा जाए तो आप बोलोगे कि ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव नहीं है। वैसे तो नॉर्मल सीधे सीधे यही पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, आप बोलोगे ओ। अब मैं बोलता हूँ सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही में नॉर्मल अगर आता है तो आप बोलोगे ए बी, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि सर्वग्राही कौन हो सकता है, जो हर किसी से ले लेगा, वो कौन हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, और अगर आपने किसी एंटीजन वाले पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड इसको दे दिया तो क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएंगी। बट यहाँ पर एंटीजन है, आप चाहे एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दो या एंटीजन एब्सेंट वाला ब्लड ग्रुप दो, मतलब पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपके जो डाउट हैं आप बता सकते हैं हमें आराम से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को इसको स्टार्ट करेंगे, बायो का ही एक नया चैप्टर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।